चलो सेट फर्स्ट शुरू करते हैं। एएलयू द्वारा किया जाने वाला एक तार्किक संचालन कौन सा है? अब देखो, एएलयू क्या करता है पता है? एएलयू अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट होता है, ठीक है। मैथमेटिकल और तार्किक क्रिया करता है। और तार्किक में क्या जानते हो? तार्किक में एंड और नॉट और एक्सो जितने भी गेट होते हैं सारे, एक्स गेट सॉरी एंड गेट और गेट नॉर गेट नॉट गेट जितने सभी होते हैं, इन सभी पर ऑपरेशन करता है। याद रखना, जब भी पूछे एएलयू क्या करता है तो एंड और नॉर ये सब ऑपरेशन करता है। इनमें से कौन सा रजिस्टर का प्रकार है? तो प्रोग्राम काउंटर। प्रोग्राम काउंटर क्या है भाई? रजिस्टर का प्रकार है। और प्रोग्राम काउंटर क्या करता है पता? प्रोग्राम काउंटर एक रजिस्टर है जो अगले जो इंस्ट्रक्शन है, निर्देश हैं जो, ठीक, उनको मेमोरी का पता स्टोर करता है। और जो आने वाले निर्देश होते हैं ना, उनके पते को स्टोर करने का काम करता है प्रोग्राम काउंटर, ठीक है। एएलयू में डेटा कहाँ से प्राप्त होता है? एएलयू में डेटा प्राप्त होता है रजिस्टर से, और रजिस्टर सीपीयू के अंदर होता है। याद रखना, एएलयू में डेटा कहाँ से प्राप्त होता है? रजिस्टर से, और रजिस्टर सीपीयू के अंदर एक तेज मेमोरी होता है, सीपीयू के अंदर होता है रजिस्टर। कैश मेमोरी के लेवल को कैसे नामित किया जाता है? तो कैश मेमोरी में लेवल होते हैं ना, L1, L2, L3, 3 लेवल में होती है कैश मेमोरी। तो अब देख लेते हैं L1 क्या है। L1 सबसे तेज और सीपीयू के सबसे करीब लेवल होता है। जो कैश मेमोरी का लेवल L1 है सबसे तेज होता है और सीपीयू करीब होता है। L2 और L3 धीमे होते हैं, ठीक है। आगे देखें, इनमें से कौन सा रजिस्टर अगले निर्देश का पता रखता है? बताया था ना, अगले आने वाले निर्देश का पता रखता है, तो वो हो जाता है प्रोग्राम काउंटर, पीसी, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्राथमिक लक्ष्य जानते ही हो, मानव जैसी बुद्धिमत्ता को मशीनों में लागू करना, ठीक है। आगे देखते हैं अगले पेज पर। भाई सुपरवाइज लर्निंग का मतलब ये होता है कि लेवल की हुई डेटा से इंप्रूव किए जाते हैं, और अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में लेवल नहीं होते हैं, भाई अनलेवल डेटा प्रूव किया था। और रीइंफोर्समेंट लर्निंग में मशीन पुरस्कार और त्रुटियों से सीखती है, खुद से सीखती है, ठीक है। इनमें से कौन सा एआई का एक सामान्य अनुप्रयोग है? तो स्वचालित भाषा अनुवाद, ऑटोमेटिक भाषा का ट्रांसलेशन कर देती है एआई, जैसे गूगल ट्रांसलेट हो गया, ठीक है, जो प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण पर आधारित है। गूगल ट्रांसलेट किस पर आधारित है? एनएलपी पर। एआई में डीप लर्निंग किस पर आधारित है? न्यूरल नेटवर्क। एआई में डीप लर्निंग है ना, वो न्यूरल नेटवर्क पर आधारित है। तो हमने पढ़ा एआई में डीप लर्निंग किस पर आधारित है? न्यूरल नेटवर्क पर। और ये नेटवर्क जो है ना, मानव मस्तिष्क की संरचना से प्रेरित है। ये नेटवर्क बिल्कुल मानव मस्तिष्क जैसा होता है, ठीक है। ये जटिल पैटर्न को पहचान लेता है और बड़ी मात्रा में डेटा का उपयोग करता है, ठीक है। जैसे मान लो कि डीप लर्निंग का उपयोग कहाँ पे करते हैं हम? डीप लर्निंग का प्रयोग हम इमेज को पहचानने में और वॉइस असिस्टेंट में, सीरी में करते हैं, ठीक है। ठीक है, मैं ये बोल रहा था। डीप लर्निंग का आधार क्या है? आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। डीप लर्निंग का आधार क्या हो गया? आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। डीप लर्निंग मॉडल को प्रशिक्षित करने के लिए क्या आवश्यक है? बड़ी मात्रा में लेबल किया हुआ डेटा। भाई डीप लर्निंग को मॉडल को आपको क्या करना है? प्रशिक्षित करना है, प्रशिक्षित। तो डीप लर्निंग मॉडल को प्रशिक्षित करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? भाई डीप लर्निंग में तो बड़ा डाटा पर चाहिए ना, बड़ी मात्रा में लेबल किया हुआ डेटा, ठीक है। इनमें से कौन सा एक डीप लर्निंग का एक सामान्य अनुप्रयोग है? अभी बढ़ते हैं, डीप लर्निंग का प्रयोग कहाँ पे करते हैं? इमेज की छवि पहचानने में, ये रहा डीप लर्निंग का प्रयोग छवि पहचानने में है, और वॉइस असिस्टेंट में करते हैं, समझ में आया? तो इमेज रिकॉग्निशन में डीप लर्निंग का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, डीप लर्निंग में कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क CNN का उपयोग मुख्य रूप से किस लिए होता है? तो कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क का प्रयोग करते हैं छवि और वीडियो प्रोसेसिंग में, इमेज और वीडियो दोनों के प्रोसेसिंग में करते हैं। तो CNN की फुल फॉर्म होती है कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क। अब इसके बारे में बात करते हैं। CNN का उपयोग ऑब्जेक्ट डिटेक्शन और स्वचालित ड्राइविंग सिस्टम में होता है।
ऑब्जेक्ट डिटेक्शन करने में और ऑटोमेटिक ड्राइविंग सिस्टम में होता है। और टेक्स्ट प्रोसेसिंग के लिए आमतौर पर रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क का प्रयोग किया जाता है। याद रखना, टेक्स्ट प्रोसेसिंग के लिए किसका प्रयोग करते हैं? रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क RNN का या ट्रांसफार्मर का। भाई ट्रांसफार्मर आ गया, देखो याद है कुछ? ट्रांसफार्मर का प्रयोग कहाँ पे करते हैं? टेक्स्ट प्रोसेसिंग के लिए। दो चीज़ें हैं जो टेक्स्ट प्रोसेसिंग करती हैं, एक तो ट्रांसफार्मर, एक रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क। डीप लर्निंग मॉडल में ओवरफिटिंग का क्या अर्थ है? ओवरफिटिंग तो मॉडल प्रशिक्षण डेटा पर बहुत अच्छा प्रदर्शन करता है और लेकिन नए डेटा पर खराब। आई बात समझ? जो डेटा प्रशिक्षित होता है, तो ट्रेंड होता है, ट्रेनिंग की होता है, उस डेटा पर तो बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगा, नए डेटा पर खराब। ये होता है ओवरफिटिंग का काम। देख लेते हैं। ओवरफिटिंग तब होता है जब डीप लर्निंग मॉडल प्रशिक्षण डेटा को बहुत अच्छी तरह से सीख लेता है। वही रिपीट हो गया। और ओवरफिटिंग को कब कैसे करते हैं? ओवरफिटिंग को कम करने के लिए तकनीकें जैसे ड्रॉप आउट, डेटा आर्गुमेंटेशन और रेगुलाइजेशन का उपयोग किया जाता है। ओवरफिटिंग को कम करने के लिए तकनीकें होती हैं, कौन सी हैं? ड्रॉप आउट, डेटा आर्गुमेंटेशन और रेगुलाइजेशन का उपयोग किया जाता है। इनमें से कौन सी परत डेटा के इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के लिए जिम्मेदार है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। प्रेजेंटेशन लेयर। भाई वो डेटा की इंक्रिप्शन और डिस्क्रिप्शन, इसके लिए जिम्मेदार है प्रेजेंटेशन लेयर। और ये प्रेजेंटेशन लेयर जो 6वीं लेयर होती है, ठीक है। एक चीज़ याद रखना, प्रेजेंटेशन लेयर में कौन सा प्रोटोकॉल प्रयोग होता है? तो SSL और TLS, ठीक है, क्योंकि ये सेफ्टी के लिए होता है। प्रेजेंटेशन लेयर में सुरक्षा के लिए कौन सा प्रोटोकॉल होता है? SSL और TLS, ठीक है। तो देख लेते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर कैसी क्या होती है। डेटा को ट्रांसमिशन के लिए जिम्मेदार है। और ट्रांसपोर्ट लेयर बताया ना, डेटा ट्रांसमिशन के लिए होती है। और सेशन लेयर किसी भी सेशन का मैनेजमेंट करने के लिए होती है, ठीक है। और एप्लीकेशन लेयर उपयोगकर्ता के लिए इंटरफेस प्रदान करती है। एप्लीकेशन लेयर क्या करती है? उपयोगकर्ता के लिए इंटरफेस प्रदान करती है। अब हम थोड़ा देख लेते हैं सबको क्या करके। पहले देखेंगे यहाँ से पहली लेयर कौन सी है। ये रही फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर क्या है? देखो ये पहली लेयर होती है, ठीक है। OSI की सबसे निचली लेयर जो होती है, जो ये फिजिकल लेयर ही होती है। और ये डेटा को बिट्स के रूप में भौतिक माध्यम से ट्रांसफ़र करती है। जैसे भौतिक माध्यम मतलब केबल के माध्यम से, फाइबर केबल के माध्यम से या वायरलेस के माध्यम से डेटा को ट्रांसफ़र करने का काम करती है फिजिकल लेयर, बिट्स के रूप में, ठीक है। यह परत हार्डवेयर उपकरणों जैसे कनेक्टर्स, केबल्स और स्विच से संबंधित होती है। तो समझ में आ गया कि नहीं? फिजिकल लेयर हमेशा भौतिक चीज़ों पर डेटा ट्रांसफ़र करती है, जैसे केबल हो गया, कनेक्टर्स हो गया, स्विच हो गया, ठीक है। तो याद रखना रूटिंग किसका काम है? नेटवर्क लेयर का काम है। पूछे रूटिंग का काम कौन करता है? नेटवर्क लेयर। और सत्र के प्रबंधन का, सत्र के मैनेजमेंट का कार्य कौन करती है? सेशन लेयर। तो सत्र को इंग्लिश में सेशन बोलते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे। और हाँ, डेटा का प्रारूप कौन तैयार करता है? प्रेजेंटेशन लेयर, ठीक है। अब दूसरी लेयर जो है इसमें हम देख लेते हैं, यह है डाटा लिंक लेयर। तो देखो डाटा लिंक लेयर क्या होती है? ये दूसरे नंबर की लेयर होती है। तो एंड टू एंड मतलब नोड टू नोड डेटा ट्रांसफ़र करती है और एरर को कंट्रोल करने का काम करती है। क्वेश्चन आता है कि एंड टू एंड या नोड टू नोड डेटा ट्रांसफ़र करना और एरर को कंट्रोल करता है, तो डाटा लिंक लेयर, ठीक है। यह डेटा को फ्रेम में व्यवस्थित करती है। कैसे? फ्रेम में। और फ्रेम सिंक्रोनाइजेशन, एरर डिटेक्शन और उसका करेक्शन सुनिश्चित करती है। कुल मिलाकर डाटा लिंक लेयर क्या करती है? डेटा को फ्रेम में सिंक्रोनाइज करती है, एरर को डिटेक्ट करती है, उसे ठीक करती है, ठीक। और याद रखना, डेटा लिंक लेयर में 2 प्रोटोकॉल होते हैं, एक ईथरनेट और एक मैक, ठीक है। 2 प्रोटोकॉल हैं, एक ईथरनेट और मैक, ये दोनों डेटा लिंक लेयर पर कार्य करते हैं। अगला इसमें दे रखा है, अभी पढ़ चुके हैं इसको। डेटा को रूट कौन करता है? नेटवर्क लेयर करती है, ठीक है। और इंक्रिप्शन कहाँ होता है? प्रेजेंटेशन लेयर का कार्य है। डेटा का इंक्रिप्शन कौन करता है? प्रेजेंटेशन लेयर। और सत्र का मैनेजमेंट सेशन लेयर करती है, ठीक है। चलिए अब तीसरी लेयर है हमारी नेटवर्क लेयर, इसे देख लेते हैं। तो डेटा पैकेट को एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पर भेजती है। डेटा को पैकेट के रूप में एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पर नेटवर्क लेयर भेजती है। और कौन भेजता है? वो IP एड्रेस, IP प्रोटोकॉल।
आईपी प्रोटोकॉल इस प्रकार का मुख्य प्रोटोकॉल है। पूछे कि नेटवर्क लेयर का मुख्य प्रोटोकॉल कौन सा है? आईपी प्रोटोकॉल है। ये तो भेजता है जो पैकेट को तो गंतव्य स्थान पर पहुंचाता है। ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा और देख रखा है, टीसीपी जानते हो, टीसीपी तो ट्रांसपोर्ट लेयर का कार्य करती है, ट्रांसपोर्ट लेयर में आती है टीसीपी। ठीक है। एफटीपी किस में आता है? एप्लीकेशन लेयर पर कार्य करता है एफटीपी। ठीक है, ये अलग अलग दे रखे हैं। टीसीपी ट्रांसपोर्ट लेयर का है, एफटीपी एप्लीकेशन लेयर का है। क्योंकि टीसीपी मतलब क्या है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, तो ट्रांसपोर्ट में आ जाएगी। एफटीपी एप्लीकेशन लेयर पर कार्य करता है। और याद रखना ईथरनेट डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर पर कार्य करता है। ईथरनेट कहाँ पर कार्य करता है? डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर दोनों पर कार्य करता है। अब हमारा 3 हो गया, चौथा नंबर की लेयर है वो देख लेते कौन सी है। ये रही ट्रांसपोर्ट लेयर। ठीक है, तो डेटा ट्रांसमिशन की विश्वसनीयता और फ्लो कंट्रोल के लिए जिम्मेदार होती है। डेटा को ट्रांसफर करने का काम कौन करता है? ट्रांसमिशन कौन करता है? या फ्लो नियंत्रण कौन करता है? ट्रांसपोर्ट लेयर। ठीक है, हो गया। अब थोड़ा देख लेते हैं इनके बारे में। यूडीपी क्या होता है? जैसे बोलते हैं यूजर, और 4 हो गए ना, 5वां नंबर इसमें दे रखा है क्या? 5वीं परत नहीं है। ठीक है, और 6वीं तो यही हो गई ना अपनी, क्या नाम इसका, प्रेजेंटेशन लेयर 6वीं हो गई। 5वीं सेशन लेयर होती है। ठीक है, 5वीं सेशन लेयर, 6वीं प्रेजेंटेशन लेयर और 7वीं अंतिम देख लेते हैं। 7वीं है एप्लीकेशन लेयर। देखो, यूजर और नेटवर्क के बीच में इंटरफेस प्रदान करती है। उपयोगकर्ता और नेटवर्क के बीच में इंटरफेस प्रदान करती है एप्लीकेशन लेयर। ठीक है, अब एप्लीकेशन लेयर में कौन सा प्रोटोकॉल होता है? HTTP। ये बात समझ, एप्लीकेशन लेयर पर HTTP प्रोटोकॉल होता है। और याद रखना एप्लीकेशन लेयर पर HTTP इसी प्रकार करता है और वेब ब्राउजिंग के लिए उपयोग होता है। HTTP का प्रयोग कहाँ पे करते हैं? वेब ब्राउजिंग में। ठीक है, और एप्लीकेशन लेयर में कौन से प्रोटोकॉल होते हैं भाई? एक तो HTTP हो गया, दूसरा FTP, ठीक, तीसरा SMTP और DNS। ठीक है, याद रखना एप्लीकेशन लेयर पर कौन से प्रोटोकॉल हैं? HTTP, FTP, SMTP और DNS। याद कर लेना, बाकी सब तो आप पढ़ चुके हैं। एक ये रखा ARP। ARP क्या होता है? एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल बोलते हैं उसको। ARP क्या करता है? डाटा लिंक लेयर पर कार्य करता है। ARP कहाँ कार्य करता है? डाटा लिंक लेयर पर। ठीक है, UDP देखो, ये भी UDP और TCP दोनों ही ट्रांसपोर्ट लेयर पर कार्य करते हैं। देखो, UDP फुल फॉर्म है यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, तेज लेकिन अविश्वसनीय ट्रांसमिशन का प्रदान करता है। ठीक है, और IP जानते ही हो, IP नेटवर्क लेयर पर कार्य करता है। और ICMP इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। ICMP जो है, ICMP तो पढ़े थे ना इसमें, किस में करता है? ICMP किस लेयर पर कार्य करता है भाई? डायग्नोस्टिक्स के लिए उपयोग होता है ICMP। ठीक है, नेक्स्ट देखो, हार्ड डिस्क और फ्लैश मेमोरी दोनों के दोनों नॉन वोलेटाइल है। कैसी? नॉन वोलेटाइल, क्योंकि ये पावर बंद होने पर भी डेटा रखे रहती है, रीड नहीं करते। तो हार्ड डिस्क और फ्लैश मेमोरी दोनों ही नॉन वोलेटाइल हैं। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी मेमोरी CPU के सबसे नज़दीक है? तो CPU के सबसे पास में कैश मेमोरी होती है। देखो, CPU कैश मेमोरी CPU के सबसे नज़दीक होती है और इसका उपयोग बार बार एक्सेस किए जाने वाले डेटा को स्टोर करने के लिए होता है। भाई, जो डेटा हमको, जिस डेटा की ज़रूरत बार बार पड़ रही है CPU को, वो कहाँ से होता है? कैश मेमोरी में। और यह CPU और RAM के बीच में बफर का कार्य करती है। कैश मेमोरी CPU और RAM के बीच में बफर का कार्य करती है। इनमें से कौन सी मेमोरी सबसे सस्ती है? सस्ती हार्ड डिस्क है। लेकिन कैश मेमोरी और रजिस्टर बहुत महंगे होते हैं। ठीक है, और रैम भी हार्ड डिस्क की तुलना में महंगी है। इनमें से कौन सा एक साइबर अटैक का प्रकार है? तो फिशिंग क्या जानते हो? फिशिंग एक साइबर अटैक है जिसमें हमलावर फर्जी ईमेल या भ्रामक ईमेल या टेक्स्ट मैसेज वेबसाइट के जरिए उपयोगकर्ता को धोखा देकर उसकी पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड की जानकारी ले लेता है। और याद रखना, फिशिंग से कैसे बचा जा सकता है? इंक्रिप्शन के द्वारा। इंक्रिप्शन डेटा को सुरक्षित करने में तकनीकी है।
डीडोस अटैक का पूरा नाम क्या है? डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस। डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस। तो ये क्या होता है? डीडोस एक साइबर अटैक है जिसमें हमलावर कई स्रोतों से सर्वर, वेबसाइट या नेटवर्क पर भारी मात्रा में ट्रैफिक भेजकर उसे ओवरलोड कर देता है। इनमें से कौन सा साइबर अटैक उपयोगकर्ता की जानकारी के बिना सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर देता है? तो मालवेयर। भाई मालवेयर ऐसा अटैक होता है जिसमें आपकी परमिशन के बिना, आपकी जानकारी के बिना आपके कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर देगा मालवेयर। इसकी फुल फॉर्म होती है मैलिशियस सॉफ्टवेयर। देखो इसमें वायरस, वर्म, ट्रोजन और रैनसमवेयर आ सकते हैं। अगर पूछे कि भाई बताइए मालवेयर के कौन से एग्जाम्पल हैं, कौन सी मालवेयर होती है, रट लो, पूछा जाता है। मालवेयर में आता है वायरस, वर्म, ट्रोजन और रैनसमवेयर। क्या क्या? वायरस, वर्म, ट्रोजन, रैनसमवेयर, ये सब मालवेयर है। ठीक है, जो डेटा चुराने, सिस्टम को नुकसान पहुंचाने और हानिकारक गतिविधियां करने के लिए होते हैं। अच्छा, ब्रूट ब्रूट फोर्स अटैक क्या है? पासवर्ड क्रैक करने की तकनीकी, जो पासवर्ड होता है ना उसको तोड़ने का काम करता है ये ब्रूट फोर्स अटैक। और एसक्यूएल इंजेक्शन क्या है? डेटाबेस को लक्षित करता है, डेटाबेस को अटैक करता है ये। और मैन इन द मिडिल, ये डेटा ट्रांसमिशन को इंटरप्ट करता है। डेटा का ट्रांसमिशन दो लोगों के बीच में हो रहा है ना, उनके बीच में इंटरप्ट करता है, इंटरप्ट। फिशिंग उपयोगकर्ता को धोखा देने पर केंद्रित है। फिशिंग किस पर केंद्रित है? उपयोगकर्ता को धोखा देने पर केंद्रित है। और डीडोस अटैक किस पर संबंधित है? सर्वर को ओवरलोड करने पर। और स्पाईवेयर, ये उपयोगकर्ता की गतिविधियों पर नज़र रखता है, याद रखना, स्पाईवेयर उपयोगकर्ता की गतिविधियों पर नज़र रखता है। और रैनसमवेयर क्या करता है? डेटा को इनक्रिप्ट करके फिरौती मांगता है, डेटा को इनक्रिप्ट करके फिरौती मांगता है। देखो मैन इन द मिडिल अटैक में हमलावर दो पक्षों, एक उपयोगकर्ता और सर्वर, इसके बीच में संचार को इंटरप्ट कर देता है और पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स चुराता है। याद रखना यह आमतौर पर असुरक्षित वाईफाई नेटवर्क पर होता है। अगर पूछे मैन इन द मिडिल कहाँ होता है? वाईफाई पर होता है। फर्जी ईमेल भेजना फिशिंग का ही कार्य है। ठीक है, इनमें से कौन सा उपाय साइबर अटैक से बचाव में मदद करता है? कौन सा ऐसा उपाय है जो साइबर अटैक से बचाता है? तो वह है नियमित सॉफ्टवेयर अपडेट। अपने सॉफ्टवेयर को लगातार अपडेट करते रहो, उससे बचे रहोगे। डेटा इनक्रिप्ट करना रैनसमवेयर से संबंधित है। आई बात समझ? डेटा को इनक्रिप्ट करना रैनसमवेयर से संबंधित है। और सर्वर को अनुपलब्ध करना ये डीडोस अटैक का काम होता है। सर्वर उपलब्ध ही नहीं है, ऐसा कब होगा? जब डीडोस अटैक हो जाएगा तो। और डेटाबेस को मैनिपुलेट कौन करता है? एसक्यूएल इंजेक्शन। इनमें से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मुख्य रूप से पेशेवर नेटवर्किंग के लिए उपयोग होता है? पेशेवर नेटवर्किंग के लिए होता है लिंक्डइन वेबसाइट, क्योंकि पेशा मतलब जॉब वगैरह। नेक्स्ट, इंस्टाग्राम किस लिए होता है? फ़ोटो और वीडियो शेयर करने के लिए होता है। स्नैपचैट ये अस्थायी मैसेज और स्टोरेज के लिए होता है। ट्विटर जिसका नाम अब एक्स है, इसका मुख्य उपयोग कहाँ पे होता है? छोटे संदेश ट्वीट करने के लिए। याद रखना यहाँ पर उपयोगकर्ता जो है 280 अक्षरों तक के छोटे संदेश ट्वीट कर सकता है। ट्विटर पर या एक्स पर 280 अक्षर का ट्वीट कर सकते हो। वीडियो स्ट्रीमिंग बाय वीडियो कहाँ चलती है? यूट्यूब पे चलती है, ट्विच पे चलती है। और प्रोफेशनल नेटवर्किंग संबंधित है लिंक्डइन से। पिंटरेस्ट, याद रखना पिंटरेस्ट हमेशा एक वेबसाइट होती है, इसका प्रयोग सिर्फ इमेज दिखाने के लिए होता है, इमेज बेस्ड प्रेरणा और आइडिया दिखाने के लिए। इमेज देखनी है ना तो पिंटरेस्ट सर्च करो। रेडिट क्या है? डिस्कशन फोरम और टेक्स्ट बेस्ड कंटेंट दिखाता है। भाई इसमें आपको टेक्स्ट के रूप में कंटेंट दिखेगा और डिस्कशन आप इसमें कर सकते हो रेडिट में। इंस्टाग्राम की प्रमुख विशेषता क्या है? फ़ोटो और शॉर्ट वीडियो शेयर करना। इंस्टाग्राम पर फ़ोटो शेयर कर सकते हैं, शॉर्ट वीडियो शेयर कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर। और
ठीक है, पढ़ चुके पहले ही। लंबे टेक्स्ट पोस्ट ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म के लिए उपयुक्त होते हैं। आई बात सुन, लंबे लंबे टेक्स्ट आपको पोस्ट करने हैं तो ब्लॉगिंग पर होता है ऐसा काम। और प्रोफेशनल प्रोफाइल लिंक्डइन का कार्य है। भाई आपको प्रोफेशनल प्रोफाइल क्यों बनानी पड़ेगी, आपको जॉब चाहिए तो लिंक्डइन पर बनती है। और गेमिंग स्ट्रीमिंग, जो लोग लाइव गेम चलाते हैं यूट्यूब पे देखा होगा, वो ट्विच जैसे प्लेटफॉर्म पर कार्य करते हैं। इनमें से कौन सा प्लेटफॉर्म उपयोगकर्ताओं को सब रेडिट्स के माध्यम से डिस्कशन में भाग लेने की अनुमति देता है? कौन सा प्लेटफॉर्म उपयोगकर्ताओं को सब रेडिट्स के माध्यम से डिस्कशन में भाग लेता है? तो डिस्कस किससे होता है भाई? रेडिट से। इनमें से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म स्टोरीज के लिए जाना जाता है? तो स्टोरीज तो भाई आप इंस्टाग्राम पे शेयर कर सकते हो। स्टोरीज पढ़े थे ना यहाँ पे भी, कहाँ गया? स्टोरीज के लिए पढ़े थे ना, कहाँ गया भैया? इंस्टाग्राम, फ़ोटो वीडियो शेयर कर सकते हैं और स्टोरीज शेयर कर सकते हैं, ठीक है, इंस्टाग्राम पर। नेक्स्ट नेक्स्ट है सोशल मीडिया साइट पर हैशटैग का क्या काम है? हैशटैग तो कंटेंट को कैटेगराइज्ड कर देता है और खोजने में मदद करता है। हैशटैग